नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महासंग्राम 2024। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, वार पलटवार चल रही हैं और ऐसी ही एक हॉट सीट है हरियाणा रोहतक सीट, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा चुनाव मैदान में है। एक बार फिर वो जोर आजमाइश में उलझे हुए हैं। ये सीट काफ़ी हाई प्रोफाइल इसलिए क्योंकि यहाँ पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में ये सीट काफ़ी हाई प्रोफाइल हो गई है और आज रोहतक सीट पर क्या है हाल और क्या है अरविंद शर्मा के इरादे, इन्हीं पर बात करते हैं। स्वागत है आपका। राम राम अरविंद शर्मा जी। सबको राम राम, नमस्ते। अरविंद शर्मा जी, आपसे ऐसे वक्त बात हो रही है जब चुनावी मुकाबला बहुत ज़ोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है। कई गाँवों का दौरा आपने किया है, हमने देखा है। इस चुनावी मुकाबले में क्या उम्मीदें हैं आपको? दूसरी बार रोहतक की जनता क्यों आप पर दांव लगाए? देखिए, मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और जिसका नेता, पार्टी के नेता और मेरा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने इतने काम किए हैं देश के लेवल पर, अंत्योदय आखिरी छोर तक, यानी कि इतने काम हुए हैं, इतनी योजनाएं आई हैं और उन योजनाओं का लाभ भी उस पात्र तक जो उसका हकदार है उस तक पहुँचे, इसकी भी पुख्ता इंतज़ाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए। उस पार्टी का मैं उम्मीदवार हूँ और मैंने भी ईमानदारी से हर चीज़ से ऊपर उठ करके, जाति पाति से ऊपर उठ करके, मैंने भी जो एक सांसद के काम होते हैं, एक मेंबर पार्लियामेंट के जो काम होते हैं, उन कामों को मैंने पूरा बहुत अच्छे से करने की कोशिश की है, किए भी हैं बहुत अच्छे से। तो मैं समझता हूँ कि भाई इसी से मैं समझता हूँ कि भाई मेरा दावा ज़्यादा मजबूत है। वो पिछले 5 साल में आपके कार्यकाल के दौरान वो कौन से बड़े काम आपने किए हैं जिनको आप गिनाना चाहेंगे? देखिए, काम तो जब पार्टी सरकार में है, हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, सारे मिलकर के जो काम होते हैं, जब पार्टी कोई भी काम करती है और जब सरकार पार्टी को कोई भी काम करती है तो उसके सुझाव, उसके सजेशन हम भी समय समय पर देते रहते हैं कि फ़लाना काम है, फ़लाना काम है। उन कामों की हिस्सेदारी उम्मीदवारों की के साथ साथ जो मेंबर पार्लियामेंट है उसकी भी उसकी हिस्सेदारी रहती है। तो आप देखें कि हमने जो है अपने हलके के लोकसभा क्षेत्र के, आप देखें 5,600 करोड़ रुपए, जैसे कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे है, उसके पैरेलल रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिसकी शुरुआत होगी है 5,600 करोड़ रुपए का रेल प्रोजेक्ट। उस एक बहुत बड़ा काम है। बहादुरगढ़ से लेकर के आसोदा तक मेट्रो, वो भी बहुत बड़ा काम है। इसके बाद आप लाएं रोहतक से वाया महम हांसी तक रेल लाइन, 900 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, वो भी एक बहुत बड़ा काम है जो हमारे ही कार्यकाल में शुरू हुआ। हमारे ही कार्यकाल में उसका डीपीआर बना, हमारे ही कार्यकाल में ज़मीन अधिग्रहण हुई, हमारे ही कार्यकाल में उसका फाइनेंशियल बजट तय हुआ और हमारे ही कार्यकाल में वो काम कंप्लीट हुआ। तो ये सारे का सारा काम हमारी वजह से सारा का सारा काम हुआ। दूसरा एक काम और बड़ा काम कि झज्जर से फ़र्रुखनगर, मेरा मतलब झज्जर से हम दिल्ली को वाया रेल जो है इसको जोड़ना चाहते थे और उसमें हमें कामयाबी मिली। 1225 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने उसका सैंक्शन किया, उसका सर्वे हुआ और उसकी डीपीआर रिपोर्ट जो है बन रही है, तो जल्दी ही वो काम भी चालू हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें सांपला में बेरी चौक पर जिसे हम बोलते हैं बेरी रोड बोलते हैं, सांपला से जब बेरी की तरफ जाते हैं उस चौक पर वो इतना भयंकर चौक था, इतना फास्ट ट्रैवलिंग चौक था, उस पर इतनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं कि नंबर ऑफ़ कैजुअल्टीज़ अगर आपको पता लगे आप भी हैरान हो जाएंगे।
हुड्डा जी मेरा ख्याल 33 साल से पावर में हैं, भूपेंद्र हुड्डा, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आज तक उसकी कोई आवाज़ नहीं उठाई। खुद मुख्यमंत्री रहते उसको सैंक्शन कर सकते थे, उसको बनवा सकते थे, लोगों ने बताया हमारे को। लेकिन ये काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में, हरियाणा सरकार के कार्यकाल में ये काम भी तभी शुरू हुआ। अगर 5 साल आपको और मिलते हैं तो क्या बड़े वादे हैं वो पूरा करना चाहेंगे? आप प्राथमिकता किस काम को देंगे? देखिए 5 साल अगर मुझे और मिलते हैं तो देखो, विकास का जो पहिया है वो घूमता रहता है, कभी उसकी स्पीड थोड़ी सी कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा स्पीड से घूमता है। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में विकास के पहिए की स्पीड बहुत तेज रही है, बहुत तेज रही है। और अगर मुझे 5 साल का कार्यकाल मिलता है, परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, 36 बिरादरी के आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से अगर ये काम मुझे मिलता है तो सबसे पहले तो काम आसोदा से लेकर के सांपला तक मेट्रो लाइन का जो है, मेट्रो ट्रेन का जो है मेरा संकल्प है। ये नहीं कि मैं काम कराऊंगा, ये मेरा संकल्प है, ये वायदा नहीं है, मेरा संकल्प है। और सांपला से रोहतक, उधर ढांसा गांव से बादली और बादली से झज्जर, ये मेरा सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा RRTS, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, ये सेकंड फेज में, फर्स्ट फेज आपने देखा दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से अलवर। सेकंड फेज में ये काम भी, फर्स्ट फेज का जैसे ही काम ये शुरू होता है तो सेकंड फेज का काम भी ये शुरू हो जल्दी से जल्दी। सेकंड फेज में हम ये पूरी कोशिश करेंगे दिल्ली से रोहतक वाया बहादुरगढ़ RRTS वाला काम भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। इसी तरह से हमारा जो है ये अपना साउथ हरियाणा इकोनॉमिकल रेल कॉरिडोर, ये आपका इधर से हमारा बाड़सा से इधर इस साइड से चल करके वाया झज्जर, छुछकवास, बेरी, छुछकवास होता हुआ दादरी, चरखी दादरी निकलता है। और लोहारू के लिए उसका भी सर्वे जो हुआ है, ये हम चाहेंगे कि ये काम हमारे कंप्लीट हो। हम चाहेंगे बेरी को भी हम रेल लाइन से जोड़ें, जिसमें छुछकवास भी आएगा। तो ये सारी हमारी इच्छाएं हैं और पूरी कोशिश करेंगे। कई और भी हैं हमारे, ये एक बड्डीगल में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कॉलेज बने। बेरी में भी पंडित भगवत दयाल शर्मा की पहले मुख्यमंत्री की वो जन्मस्थली है, जनरल सुहाग की वो जन्मस्थली है, और माँ भीमेश्वरी देवी का पवित्र स्थान है, वहाँ भी कॉलेज की जो है डिमांड आई है, उसको भी हम कोशिश करेंगे वहाँ भी। और बाकी आती रहती है चीज़ें, आती रहती हैं कि ये चीज़ें, विकास के काम समय समय पर और आते रहते हैं। लेकिन ये मैंने आपको बताया कि ये काम हमारे कंप्लीट हों। इस बार इस टर्म में हम इन पर पूरा फोकस करेंगे, इन कामों को पूरा कराने। आपने 36 बिरादरी का जिक्र किया, जात पात की राजनीति आप नहीं करते जिक्र किया, लेकिन ये तो बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि नॉन जाट पॉलिटिक्स करती है हरियाणा में खासतौर से। नहीं, ये दूसरे वाले विपक्ष वाले फैलाते हैं। और मैं फिर आपको कहता हूँ, आज फिर आपको कह रहा हूँ कि जाट, भारतीय जनता पार्टी से जाट खुश है। जो आपने जिक्र किया है, मैं कभी ऐसे शब्द बोलता नहीं हूँ, कभी जाट नॉन जाट की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं 36 बिरादरी की बात करता हूँ। और मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ, क्योंकि आपने बोला है, जाट भारतीय जनता पार्टी से खुश है, क्योंकि जो किसानियत जो करता है उसमें मेजॉरिटी जाटों की, बाकी तो सभी जाति है। बाकी ब्राह्मण भी किसानियत करता है, गुज्जर भी करता है, अहीर भी करता है, और भी सारी मैं कहता हूँ सारी कास्टें हैं, 36 बिरादरी किसानियत करती है। लेकिन मेजॉरिटी जो है उसमें हम मान सकते हैं किसानों में। लेकिन खुश हैं वो, किसान बहुत खुश है, और किसान भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहता है। ये विपक्ष है, ये कांग्रेस है, जो बहका करके, झूठ बोल करके, अफवाह फैला करके, दुष्प्रचार करके वो इन लोगों को साइड लाइन करके डीरेल करना चाहती है। लेकिन अब की बार किसानों ने भी और जाटों ने भी पूरे अच्छी तरह से कमर कस ली है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट भी देंगे। वो तो कहते हैं फिर आंदोलन क्यों हुआ? किसान आंदोलन हमने देखा है, MSP गारंटी कानून की मांग हुई है, इसका क्या असर देखते हैं आप हरियाणा में? देखिए ऐसा है, देखो सुनो, प्रधानमंत्री जी ने पूरी कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे।
आंदोलन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मैं कह सकता हूँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही, और जो कि प्रधानमंत्री ने तुरंत दूर कर दिया। अगर उनको नहीं ठीक लग रहा है, प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया था, उसमें उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, वापस ले लिया था प्रधानमंत्री ने। अभी जब ऐसे वक्त आपसे बात हो रही है, जब हरियाणा में सरकार में जो चेहरे बदले हैं, ख़ासतौर से मनोहर लाल खट्टर अब लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं करनाल से, हम देख रहे हैं नायब सैनी मुख्यमंत्री, और जिस तरीके से कैबिनेट के चेहरे बदल गए हैं, इसका क्या असर देखते हैं ज़मीन पर? क्या एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए कदम ज़रूरी था, या इसका फ़ायदा मिलेगा आपको, इसलिए ये कदम उठाए गए? देखिए सर, चेहरे बदलना ये पार्टी हाईकमांड का काम है, शीर्ष नेतृत्व का काम है। वो क्या सोचता है, किस समय क्या बदलाव करता है, वो उसका काम है। लेकिन रही बात मनोहर लाल खट्टर जी की, मनोहर लाल खट्टर जी ने, प्रधानमंत्री ने जैसे व्यवस्थाओं में परिवर्तन, देश के लेवल पर व्यवस्थाओं में परिवर्तन जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने किया है, भ्रष्टाचार को पर पूरी रोक, घोटालों पर पूरी रोक, किसी तरह का कोई घोटाला नहीं केंद्र सरकार में देखेंगे, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं, और उसके रिजल्ट भी सामने आए हैं। इसी तरह से हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी ने व्यवस्थाओं में परिवर्तन के लिए बहुत मेहनत की, और व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया भी, और उसकी कामयाबी भी मिली। अब देखें हरियाणा किस चीज़ के लिए बदनाम था 2014 से पहले, कि भी नौकरियों में जो नौजवान है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है नौकरियों में पर्ची सिस्टम। पर्ची का मतलब सिफारशी सिस्टम, सिफारिश कर कर के नौकरियां वो देते थे। आप कितने भी भर लो, सिफारिश जिसकी होगी उसको नौकरी मिलती थी। और उसके साथ सिफारिश के साथ साथ अब पूछ करके देखें, आप गाँव में जाएँ पूछ करके देखें, सिफारिश के साथ साथ पैसा चलता था। पैसे से खर्ची और पर्ची की कहावत मशहूर है हरियाणा के अंदर, कि खर्ची और पर्ची दोनों चलती थी। इस व्यवस्था में परिवर्तन अगर किसी ने किया है तो मनोहर लाल खट्टर ने किया है। कितना बड़ा बदलाव आप देखेंगे। गांव में जाओ, गांवों में 100 नौकरियां भी लगी हैं, गांवों में 150 नौकरियां भी, किसी में 35, किसी में 40, और ऐसे कैंडिडेट्स की नौकरी लगी हैं कि जो बिल्कुल पढ़ लिख करके, कोई पर्ची खर्ची, कोई सिफारिश नहीं। कितना बड़ा बदलाव है। लोग आते हैं, धन्यवाद करते हैं, लोग धन्यवाद करते हैं। फिर अंत्योदय, आखिरी छोर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना, ये मनोहर लाल जी की सबसे बड़ी बात। आयुष्मान कार्ड, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बनता है, जिसकी आमदन 1,80,000 से कम होती है। लेकिन मनोहर लाल जी ने किया कि चिरायु कार्ड, जिसकी आमदन 1,80,000 से ऊपर है, उसका भी कार्ड बनेगा, कुछ मात्र 1500 रुपये देगा। ये बदलाव व्यवस्था में। तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई कोई एंटी इनकम्बेंसी, ये शीर्ष नेतृत्व देखता है। लेकिन हरियाणा में जो भी है, हम उसका, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय अमित शाह जी का, और माननीय खट्टर साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि नायब सैनी जी के रूप में हमारे को जो मुख्यमंत्री दिया है, वो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अब जिस तरीके से चुनावी मुकाबला, और रोहतक सीट की बात करें, ये गढ़ माना जाता है हुड्डा परिवार का, और ये कहा जाता था। आपने मिथक तोड़ा, एक बार जीत हासिल कर चुके हैं आप। क्या मोदी फैक्टर की वजह से आप जीते? उसमें पर्सनल फैक्टर को अगर आप मिला दें तो इस बार क्या समीकरण आप देखते हैं? देखिए ऐसा है, वो कहते थे 2019 से पहले कि हमारा गढ़ है, हमारे परिवार का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ नहीं। वो कहते थे हमारे परिवार का गढ़ है, हमारा गढ़ है, बार बार कहते थे, अब भी कहते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता था, भाई गढ़ किसी के परिवार का, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता। गढ़ होता है जनता का और 36 बिरादरी का। गढ़ है जनता का, जनता का गढ़ था। जनता ने अपना गढ़ तोड़ा, जनता ने दिखाया कि किसी एक का गढ़ नहीं है, और जनता ने सपोर्ट किया भारतीय जनता पार्टी को, कमल के फूल को, और 36 बिरादरी ने आशीर्वाद दिया, मुझे सांसद बनाया। तो मैं कहता हूँ अब भी कि भाई 36 बिरादरी और जनता इस बात को देखेगी कि कौन कितना काम कर रहा है। ये बात देखेगी कि इनको इस बात को काम नहीं मानते हैं। देखो वो काम किसको मानते हैं? उन्होंने 2014 तक जो भी छुटमुट किए, उनकी तो वोट ले ली, उनकी तो वोटें ले ली ना। 2014 में सांसद बन गया। और आगे चलो, और अगर इतने बढ़िया काम इन्होंने किए होते
इतने बढ़िया काम इन्होंने किए होते हरियाणा में, तो 2014 में 15 सीट क्यों आती? 15 ही सीटों में सिमट गए, इतने बढ़िया काम किए थे। तो इसका मतलब उन कामों का हिसाब तो जनता ने दे दिया, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। भाई 2014 में ये कुछ नहीं भाई, परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जनता ने हिसाब दे दिया ना। और इसको बेटे को, दीपेंद्र को एमपी बना दिया, हो गया बराबर। अब ये उन्हीं चीज़ों पर जिनमें दबा करके भ्रष्टाचार हुआ, दबा करके हर चीज़, ऐसे ऐसे लोगों को ठेके दिया। अब निकलवाओ इनका, मैं कहता हूँ आपको निकलवाना चाहिए। तो केंद्र में आपकी सरकार थी, राज्य में आपकी सरकार थी, नहीं, किसको ठेका दिया, किसको नहीं? सारे अपने रिश्तेदारों को ठेके दे करके ऐसे काम कर रखे, आज वो मुश्किल से वो गड्ढे भर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं राजनीतिक आरोप थे, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, साबित क्या हुआ? उसकी इंक्वायरी चल रही है, उसकी इंक्वायरियां चल रही हैं। तो बुड्ढा साहब के ऊपर जो जो उन्होंने काम किए थे, इंक्वायरी चल रही है। समय लेता है, कई बार समय ज़्यादा लग जाता है, इंक्वायरियां चल रही है। अगर इस सीट की बात करें, रोहतक सीट की बात करें, इसमें से 9 विधानसभा क्षेत्र हैं और 7 कांग्रेस के पास हैं, 3 बीजेपी के पास हैं। तो आप नहीं देखते हैं चुनौती बड़ी है? पिछले चुनाव में आप बहुत ज़्यादा वोटों से नहीं जीते, ये कहा गया कि 7,500 वोटों से, नज़दीकी मुकाबले में इसको कहा जाता है। तो ये चुनौती नहीं मानते आप इस बार जब चुनाव मुकाबला है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं कभी घमंड नहीं करता। इलेक्शन इलेक्शन है, चुनाव चुनाव है। और मैं तो जितने भी कैंडिडेट हैं, आज पता लगेगा स्क्रूटनी के बाद कितने कैंडिडेट आते हैं, कोई निर्दलीय भी लड़ रहा है तो मैं तो उससे भी मुकाबला मानता हूँ। मुकाबला है, सबसे मुकाबला है, जितने भी कैंडिडेट है सबका आपस में मुकाबला है। और लेकिन मुझे भरोसा है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो ये काम कहते हैं, उनके अलावा ये किसी को काम ही नहीं मानते। एक मिनट, अरे मोदी जी ने 59 करोड़ लोगों का देश में आयुष्मान कार्ड बन गया, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ। कितने कितने ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहे हैं। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, कितने बड़े बड़े काम। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर पर्सन, अगर किसी फैमिली में 6 सदस्य हैं तो 30 किलो अनाज। और उसमें हरियाणा सरकार ने और 4 चांद लगा रखे हैं कि उसके साथ चीनी और तेल भी देती है। तो ये काम नहीं है, ये काम नहीं है। इनको काम नहीं मानते हो, कहते ना ये काम नहीं है, इनको काम मानते नहीं। मतलब आयुष्मान 70 साल से ऊपर के जो भी महिला या पुरुष है, उसको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड उसका बनेगा। ये कितनी बड़ी योजना है, इसको काम नहीं मानते। धारा 370 हटाना काम नहीं है, राम मंदिर बनाना काम नहीं है, 1 मिनट, महिला आरक्षण काम नहीं है, करतारपुर कॉरिडोर काम नहीं है, 3 तलाक वाला काम नहीं है। इनको काम, इनके काम वही है जो इन्होंने कर रखे हैं, छक्के भ्रष्टाचार कर रखे है, वो काम। आपने इतने राष्ट्रीय मुद्दे गिना दिए, आपको लगता है ये राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं सीट पर असर डालेंगे और इसीलिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का कामकाज आप गिना रहे हैं वो असर करेगा और उसका लाभ आपको मिलेगा? देखिए, ये चुनाव क्या है? ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है। ये गुमराह कर रहे हैं, घुमा रहे हैं लोगों को। अरे चुनाव लोकसभा का है, मेरा नेता नरेंद्र मोदी है। चुनाव लोकसभा का, आज लोकसभा के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री चुना जाता है, कोई लोकसभा के चुनाव के बाद कोई मुख्यमंत्री चुना जाता है। अरे लोकसभा का चुनाव है, मेरा नेता नरेंद्र मोदी है, मैं अपने नेता के नाम से वोट मांग रहा हूं। ये अपने नेता के नाम से, राहुल गांधी के नाम से वोट मांग ले, हम कहाँ रोक रहे हैं? एक बार भी राहुल गांधी का नाम लेते हो? वो तो इंडिया गठजोड़ के साथ चुनाव मैदान में। अरे भाई, अपना नेता तो बताएंगे, भाई मेरा नेता राहुल गांधी है, हमारा नेता खड़गे है, को नाम तो बताएंगे। ये तो अपने तरीके से वो कहते हैं कि मिलके तय कर लेंगे बाद में। आप समझे नहीं हो? अरे भाई, आप चुनाव में जाते हो, कोई सिस्टम तो लेकर के जाओगे, कोई प्रोग्राम तो लेकर के जाओगे। अपनी मैनिफेस्टो पे चर्चा नहीं करते, अपना जो मैनिफेस्टो है इनका उस पर चर्चा नहीं करते। तो कहते हैं हम तो चर्चा कर रहे हैं, इस बात की चर्चा किया जा रहा है, इस बात की चर्चा नहीं करते। कर्नाटका में ओबीसी आरक्षण में 4% मुसलमानों को घुसा दिया, इस बात की चर्चा करें, इस बात की चर्चा करें कि भाई ये कहते हैं कि भाई अगर ये ताकत में आ गए तो धारा 370 को फिर से लागू कर देंगे, करें इस बात की चर्चा। रेवन प्रश्न की बहुत चर्चा हो रही है, कर्नाटक का जिक्र आपने कर दिया तो इसलिए पूछ रहा हूँ।
वहाँ पर उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर वोट मांग रहे हैं, तो ये वो है व्यक्ति जिसने इतनी महिलाओं के साथ रेप किया है, मास रेपिस्ट उसको बताया गया। चलो तो कानून जब ऐसी बातें आती हैं तो उसको कानून तरीके से तय होता है, उसमें मैं क्या कमेंट करूं, कानूनी तरीके से तय होता है। रोहतक सीट की बात वापस करते हैं हम, और रोहतक सीट में जो समीकरण आप देख रहे हैं, क्या आपको लगता है वो समीकरण इतने बड़े हैं कि दोबारा से आपकी वापसी तय हो जाएगी? क्या वो समीकरण है जो आपके पक्ष में जाता है? ऐसा है, मेरे पक्ष में समीकरण है सेवा, ईमानदारी से काम और सेवा। भारतीय जनता पार्टी का भी सेवाई संगठन और मेरे परिवार का भी सेवा। मेरे दादाजी संत पंडित जानकी प्रसाद जी कबीरपंथी थे, बहुत बड़े संत थे मेरे दादाजी। उन्हीं से हमने सीखा है जाति पाति से ऊपर उठ करके सेवा करना। और लोगों को कोई भी मेरे पास आता है, किसी को मैंने आज तक ना नहीं की है। जो मेरे से बन सकता है मैं उसके लिए काम करता हूँ। और लोकसभा रोहतक के विकास के लिए, लोकसभा रोहतक के विकास के लिए जो एक सांसद का काम है, मेंबर पार्लियामेंट का जो काम है, उन कामों में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप देखिए, बहादुरगढ़, रोहतक, कोसली, तीनों रेलवे स्टेशनों को मैं माननीय प्रधानमंत्री रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। तीनों रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने में 29 करोड़ रुपया रोहतक के लिए, 25 करोड़ रुपया बहादुरगढ़ के लिए। कोसली हमारा छूट गया था, हमने फिर रिक्वेस्ट डाली, वो भी हमारा मंजूर कर लिया। 14 करोड़ रुपया कोसली के लिए काम चल रहा है। तीनों रेलवे स्टेशन, ये काम सांसद के, ये काम एमपी के हैं, ये काम एमपी के हैं। ऑर्बिटल रेल, ऑर्बिटल कॉरिडोर, ये काम सांसद के हैं। तो जितने जो सांसद के काम हैं उन कामों को हमने बहुत बेखूबी से निभाया। इनकी बातें करें, कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे शुरू करा करके भाग गए थे। कोई इनसे पूछे ना क्यों भाग गए थे? अरे ठेकेदारों से, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उनसे इतने पैसे ले लिए कि वो डर गए, आगे काम शुरू करेंगे तो फिर ये पैसे मांगेंगे। वो काम ही छोड़ करके भागे थे। तो भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार, मोदी जी ने मिलकर के उस काम को कंप्लीट कराया। आप जरा देखें रिकॉर्ड निकाल करके, 152D। आज रोहतक से जब हम चलते थे रोहतक से, तो 5 से 6 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचते थे। आज हम रोहतक से चल के 3 घंटे में, मात्र 3 घंटे में, और ड्राइवर को और गाड़ी ठीक बढ़िया चलाने वाला हो तो 2.5 घंटे में चंडीगढ़ जा लेते। अरविंद जी, इस वक्त इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में हम, और चलते चलते आप सीधे कनेक्ट हैं जनता के साथ, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जनता को तो मैं यही मैसेज देता हूं भाई, कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए मजबूती से 2019 से 24 तक जो काम किए हैं, हमने जो काम किए हैं, और लोगों के बीच में जो लोगों का आशीर्वाद जो पहले 2019 में हमारे को मिला, 36 बिरादरी ने, जनता ने आशीर्वाद दिया। और भाई विकास का पहिया चलता रहता है। कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कहीं कामों में कमी रही है, बतौर सांसद के एक सांसद के कामों में अगर कहीं कोई ऐसा लगता है तो मुझे सुझाव भी भेजें, उनको मैं कंसीडर करूँगा और आपकी आने वाले समय में आपकी सेवा करूँगा। सेवा करता रहा हूँ, आगे भी आपकी सेवा करूँगा। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, बात करने के लिए आपका धन्यवाद। और ये थे डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो कि रोहतक लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं, एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। फैसला जनता जनार्दन को करना है। तो आज इस खास एपिसोड में बस इतना ही। फिर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात करते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए टोटल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।